आज हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। हम अपना पूरा ध्यान इस किताब के 22वें अध्याय पर केंद्रित कर रहे हैं। और इस अध्याय में ना एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल है। सवाल ये है कि एक विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। हाँ, स्रोत की शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य आता है। किताब में एक प्रश्नकर्ता आचार्य जी के पास आता है और पूछता है कि एक विद्यार्थी की दिनचर्या में कौन सी 4-5 चीजें होनी ही होनी चाहिए। अब अगर हम इस सवाल की ही ना थोड़ी मनोवैज्ञानिक चीरफाड़ करें तो ऐसा लगता है कि प्रश्नकर्ता ने पहले से ही ये तय कर लिया है कि कोई एक चीज तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। मतलब उसने खुद ही ये शर्त लगा दी है कि कम से कम 4-5 चीजें तो आपको बतानी ही पड़ेंगी। और यही ना हमारी एक बहुत बड़ी धारणा को दिखाता है। हम इंसानों को सूचियां यानी वो जो लिस्ट बनाना होता है ना, वो बहुत पसंद है। 4-5 चीजों की लिस्ट हमें एक झूठा एहसास दिलाती है कि हमारे जीवन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। हाँ, जैसे एक सेफ्टी नेट हो। बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर हम एक चीज में असफल भी हो गए तो बाकी 4 चीजें तो हमें बचा ही लेंगी। ये असल में असफलता के डर से पैदा हुआ एक बैकअप प्लान होता है। ये एक बहुत ही नया नजरिया है और आचार्य प्रशांत जी इस मानसिकता पर जो जवाब देते हैं वो बहुत ही तीखा और शब्दों के खेल के हिसाब से तो बेहद शानदार है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 4-5 चीजें नहीं होनी चाहिए, केवल एक चीज होनी चाहिए और वो है विद्या। और इसके बाद जो लाइन वो बोलते हैं वो सीधे दिमाग पर हिट करती है। हाँ, वो विद्यार्थी वाली लाइन। वो कहते हैं कि विद्यार्थी होना 4-5 अर्थी थोड़े ही हो कि 4-5 चीजें होंगी। मतलब अगर आप विद्या के अर्थी यानी विद्या को चाहने वाले हैं तो आप विद्यार्थी हुए। कोई 4-5 अर्थी नाम का शब्द तो किसी डिक्शनरी में होता नहीं है। ये शब्दों का बहुत ही सटीक प्रहार है। आचार्य जी यहाँ उस मानसिकता पर चोट कर रहे हैं जो एक साथ कई नावों में पैर रखना चाहती हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां हमारा चित्त मतलब हमारा जो ध्यान है, अगर वो 4-5 अलग अलग दिशाओं में भटका तो समझो वो पूरी तरह से भटक ही गया। लेकिन मतलब मैं यहाँ ना थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये बात कागज पर पढ़ने में या दार्शनिक रूप से सुनने में तो बहुत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या आज की इस तेज तरार दुनिया में ये व्यवहारिक है? आप किस मायने में कह रही हैं? मतलब आज का जीवन ऐसा है जैसे कोई एक पुराने रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो जिद कर रहा है कि उसे एक ही समय पर 5 अलग-अलग स्टेशन पकड़ने हैं। नतीजा क्या होता है? सिर्फ अजीब सा शोर या वो जो स्टैटिक होता है वो सुनाई देता है। पर समस्या ये है कि ऑफिस का काम भी है, नया सॉफ्टवेयर भी सीखना है, दुनिया भर की खबरें भी जाननी है। अगर हम सिर्फ एक ही चीज पर टिके रहेंगे तो क्या हम इस दुनिया की रेस में पीछे नहीं छूट जाएंगे? ये डर बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग इसी वजह से कई चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ हमें ना मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझना होगा, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। अच्छा। जब आप 5 रेडियो स्टेशन एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी गाना स्पष्ट नहीं सुनाई देता। दिमाग हर बार एक काम से दूसरे काम पर जाने में ऊर्जा खर्च करता है। इसे टास्क स्विचिंग पेनल्टी कहा जाता है। तो मतलब हम असल में कुछ कर नहीं रहे होते, बस थक रहे होते हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी का एकत्व या सिंगुलैरिटी का ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक खाली कमरे में दुनिया से कटकर बैठ जाएं और जीवन में कुछ हो ही ना। तो फिर इस एक का असली मतलब क्या है? बिना दुनिया से कटे ये कैसे संभव हो सकता है? स्रोत में इस दुविधा को बहुत ही साफ तरीके से समझाया गया है। आचार्य जी कहते हैं कि अगर एक के पीछे 4-5, 5-7 या 100 चीजें आ जाएं तो अलग बात है। आने दो, हमें क्या करना है? जिंदगी को एक के पीछे लगाना सीखो। मतलब एक के पीछे लगाना है? हाँ, इसका मतलब यह है कि जीवन में एक केंद्रीय धुरी, एक सेंट्रल एक्सिस होनी चाहिए। अगर आपका मुख्य लक्ष्य, आपकी वो एक विद्या बिल्कुल साफ है तो उसके रास्ते में आने वाली बाकी 100 चीजें सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट की तरह होंगी। वो आपके मुख्य लक्ष्य को पुष्ट करेंगी, उसे कमजोर नहीं करेंगी। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब अगर किसी का एक लक्ष्य किसी खास बीमारी का इलाज खोजना है तो वो उस एक लक्ष्य के लिए कोडिंग भी सीख सकता है, अलग-अलग देशों की यात्रा भी कर सकता है और नई भाषाएं भी सीख सकता है। दिखने में वो 10 काम कर रहा है, लेकिन वो सब काम उस एक लक्ष्य के अधीन है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। वो 10 काम अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए नहीं है, बल्कि उस एक ही दिशा को मजबूत करने के लिए हैं। समस्या तब पैदा होती है जब वो केंद्रीय धुरी ही गायब हो
और इंसान बिना किसी मुख्य लक्ष्य के बस हर दिशा में थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मार रहा हो। और यहीं से ना चर्चा उस बिंदु की ओर मुड़ती है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से आज के दौर का सबसे बड़ा सच लगा। अगर ये धुरी गायब है, अगर वो एक नहीं है, तो इंसान का क्या होता है? स्रोत इस पर बहुत ही गहराई में जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि दुनिया में केवल दो ही तरह के इंसान होते हैं। हाँ, पहले वो जिनका दिल उस एक के साथ लग गया है, जिन्होंने अपने जीवन का वो एक मूल सत्य या अपना वो मुख्य लक्ष्य खोज लिया है। और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। इस बिखराव को समझाने के लिए जो शब्द स्रोत में इस्तेमाल किए गए हैं वो मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगे। कौन से शब्द? आज के इस डिजिटल जीवन को देखिए, हम अपने फोन या कंप्यूटर पे बैठते हैं, हमारे ब्राउजर में बीसों टैब्स खुले होते हैं, हम 15-15 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। हम असल में कर क्या रहे हैं? हम किसी भी चीज में गहराई नहीं तलाश रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर रहे हैं। हम थोड़े से मनोरंजन या थोड़ी सी अधूरी जानकारी से अपना मन बहला रहे हैं। और इसी आधुनिक भटकाव को ना किताब में आचार्य जी ने बहुत ही काव्यात्मक और चुभने वाले शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने ऐसे लोगों को टुकड़े के सौदागर और टुकड़े के आशिक कहा है। टुकड़े के आशिक? बाप रे! हाँ, जो जमाने के पीछे छितराए हुए घूम रहे हैं, कभी इस टुकड़े से इश्क लड़ा रहे हैं तो कभी उस टुकड़े का सौदा कर रहे हैं। टुकड़े के आशिक, ये सच में एक बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ जान रहा है, जबकि असल में वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा। बिल्कुल। किताब में इस एक को सिर्फ रोजमर्रा की आदतों तक सीमित नहीं रखा गया है, इसे बहुत ऊंचे दार्शनिक स्तर पे ले जाया गया है। हाँ, दार्शनिक गहराई तो है इसमें। स्रोत कहता है कि इसी एक को भारतीय दर्शन में अद्वैत कहा गया है और सूफी परंपरा में इसे ही तौहीद बोला गया है। क्या आप इस विचार को थोड़ा खोल के समझा सकते हैं? एक आम इंसान के लिए इन भारी दार्शनिक शब्दों का क्या अर्थ है? जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि ये कोई रहस्यमयी या बस धार्मिक बात हो रही है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार बहुत मजबूत है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है दो नहीं, यानी नॉन ड्युअलिटी। मतलब जहां कोई बंटवारा ना हो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जहां कोई विभाजन ना हो। जब आप किसी विषय में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है, तो आपके और उस विषय के बीच का फासला मिट जाता है। काम करने वाला और काम दोनों एक हो जाते हैं। मतलब कोई व्याकुलता नहीं, कोई भारी सोच नहीं। और सूफियों का जो तौहीद है, वो भी इसी परम एक के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी परीक्षा में नंबर लाने की कोई निंजा तकनीक नहीं है। हाँ, ये तो जीवन जीने का तरीका है। ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। जब तक आपके जीवन में वो एक नहीं होगा, चाहे आप उसे अपना पैशन कहें, अपना काम कहें या अपनी विद्या कहें, तब तक आप उन टुकड़ों के ही आशिक बने रहेंगे। आपका दिमाग लगातार डोपामाइन के छोटे छोटे हिट्स ढूंढता रहेगा, लेकिन आत्मा को जो गहराई चाहिए ना, वो कभी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन दार्शनिक स्तर पे अगर हम वापस थोड़ा जमीन पर आएं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर आएं, तो एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? वही जो उस प्रश्नकर्ता ने शुरू में पूछा था कि मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मैं कब सोऊं, कब उठूं। इसका जो जवाब स्रोत में दिया गया है, वो मुझे थोड़ा सा ख्याली पुलाव या कहूं तो बहुत ही यूटोपियन लगा। अच्छा, ऐसा क्यों? आचार्य जी कहते हैं कि अगर वो एक तय है तो वही तय कर देगा कि आपको कब सोना है। स्रोत में लिखा है कि सही समय पर सोए हो तो फिर पढ़ने के लिए सही समय पर उठ भी जाओगे, सब हो जाएगा अपने आप। अब मैं यहाँ थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। अगर किसी को एक बहुत कठिन परीक्षा पास करनी है या कोई बहुत बड़ा ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो क्या बिना अलार्म घड़ी के उसकी नींद अपने आप कैसे खुल सकती है? ये सब अपने आप हो जाएगा, ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? ये चुनौती बहुत जायज है, क्योंकि हम सब ना सिस्टम और टाइम टेबल के युग में पले बड़े हैं, लेकिन इसे शरीर और मनोविज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सुबह 4 बजे किसी बहुत ही प्रतीक्षित छुट्टी या वैकेशन के लिए फ्लाइट पकड़नी हो? अरे हाँ। और आपकी नींद अलार्म बजने से 10 मिनट पहले ही अपने आप खुल गई हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो कई बार होता है। जब भी कोई बहुत जरूरी या रोमांचक काम होता है, नींद अपने आप टूट जाती है, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस यही वो मैकेनिज्म है जो यहाँ काम कर रहा है। जब आपका लक्ष्य, आपकी वो एक विद्या
आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है, जब वो आपके लिए सबसे ज्यादा रोमांचक होती है, तो आपका शरीर, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। मतलब शरीर खुद ही अलाइन हो जाता है। बिल्कुल। लोग रूटीन बनाने में इसलिए इतना संघर्ष करते हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें भीतर से कोई गहरा लगाव ही नहीं होता। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठा। मतलब अगर मंजिल को लेकर भीतर वो आग है तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात मुझे ना उस गाड़ी के जीपीएस की याद दिलाती है। जीपीएस कैसे? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने जीपीएस में अपना अंतिम गंतव्य या डेस्टिनेशन फीड कर दिया है, तो आपको हर चौराहे पर गाड़ी रोक कर किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है। जीपीएस खुद कैलकुलेट करेगा कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ ट्रैफिक है। आपकी दिनचर्या वो रास्ते के मोड़ हैं, लेकिन सबसे अहम वो एक डेस्टिनेशन है। बिल्कुल सही। और लोग गलती ये करते हैं कि वो डेस्टिनेशन तय किए बिना ही इस बात पर उलझ जाते हैं कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ें और ब्रेक कब दबाएं। अगर आपका वो एक तय है, तो आपकी नींद, आपका भोजन, आपके दोस्तों का दायरा, सब कुछ एक छटनी की प्रक्रिया से गुजरता है। मतलब जो फालतू है वो खुद ही हट जाएगा। हाँ, जो चीजें उस एक के अनुकूल नहीं हैं, वो अपने आप आपकी जिंदगी से बाहर होने लगेंगी। आपको जबरदस्ती उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। और इसी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए स्रोत के अंत में आचार्य प्रशांत एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे यादगार हिस्सा है। वो इतनी ऊंची दार्शनिक बातें करते करते अचानक खुद की तुलना एक कुत्ते से कर देते हैं। हाँ, ये हिस्सा किसी को भी चौंका सकता है, लेकिन इसका जो प्रतीकवाद है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं ना कि जैसे किसी ने कविता में कहा था, मोतिया मेरा नाम, वैसे ही मैं भी एक कुत्ता हूँ। और अगर कोई आकर मुझसे पूछे कि मेरी दिनचर्या में 4-5 चीजें कौन सी होनी चाहिए, तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं तो बस भौं भौं करूंगा। वो कहते हैं कि मुझे क्या पता कि 4-5 कौन सी चीजें होती हैं। एक मेरा आका, उसी के पीछे मैं दुम हिलाता घूमता हूँ, एक एक एक। अगर हम इस मोतिया कुत्ते के मनोविज्ञान को गहराई से समझें, तो ये असल में पूर्ण समर्पण यानी एब्सोल्यूट डिवोशन की चरम अवस्था है। पूर्ण समर्पण। इंसान के दिमाग में 100 तरह के द्वंद्व होते हैं। वो समाज को भी खुश करना चाहता है, दोस्तों को भी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी। लेकिन एक वफादार कुत्ता सिर्फ अपने एक मालिक को जानता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे कुछ खिलाने की कोशिश करता है या आवाज देता है, तो वो कुत्ता जो भौं भौं करता है, वो उसकी अज्ञानता नहीं है। वो भाव भाव एक तरह का बाउंड्री सेटिंग मैकेनिज्म है। वो भटकाव को पूरी तरह से और आक्रामक रूप से नकारा जाना है। कुत्ता ये कह रहा है कि मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, मेरा एक ही मालिक है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला नजरिया है। मतलब वो भौं भौं असल में बाहरी शोर को कहा गया एक स्पष्ट ना है। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर एक मिसाइल को लॉन्च किया जाए और उसमें एक साथ 10 अलग-अलग जगहों के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए जाएं। वो मिसाइल कहीं नहीं पहुंचेगी, वो बस आसमान में फट जाएगी या क्रैश हो जाएगी। सही कहा। उसे सटीकता से वार करने के लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसी ही एक मिसाइल की तरह है। एकदम। जब बाहरी दुनिया या ये जो इंटरनेट का शोर है, वो आपसे कहे कि अरे तुम सिर्फ एक ही विषय क्यों पढ़ रहे हो, देखो फला आदमी 4 नई चीजें सीख रहा है, तुम तो पीछे रह जाओगे। हाँ, ये फोमो तो सबको होता है। तो उस वक्त आपका मानसिक जवाब उस कुत्ते के भौं भौं जैसा ही होना चाहिए। आपको उस फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो को पूरी तरह से खारिज करना होगा। जो लोग 4-5 आदतों वाले वो फैंसी रूटीन में उलझे रहते हैं, उनके लिए ये जमीन से जुड़ा हुआ सबसे बेहतरीन और शायद सबसे कड़वा जवाब है। ये चर्चा जितनी दार्शनिक शुरू हुई थी ना, अंत में उतनी ही ज्यादा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू होती है। अगर हम इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ पिरोएं, तो सबसे बड़ी सीख यही उभर कर आती है कि ये एकत्व का सिद्धांत सिर्फ किसी आश्रम में बैठे सन्यासी या स्कूल जाने वाले बच्चों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये उस हर इंसान के लिए है जो इस सूचना के युग में अपना मानसिक संतुलन और अपनी उत्पादकता बनाए रखना चाहता है। हाँ, चाहे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, कोई रिसर्चर हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो बस अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हो। बिल्कुल। हम सभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के सागर में बस गोते लगा रहे हैं। हमें हर जगह से बताया जा रहा है कि अगर हम हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी नहीं रखेंगे तो हमारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन स्रोत हमें इस धोखे से बाहर निकालता है।
टुकड़ों में बटी हुई ऊर्जा हमें सिर्फ एक भ्रम देती है कि हम बहुत व्यस्त हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असलियत में हम एक ही जगह पर बस गोल गोल घूम रहे होते हैं। जब तक आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उस एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते, तब तक आपको वो गहराई और वो आनंद मिल ही नहीं सकता जो सिर्फ पूर्ण समर्पण से आता है। एकदम सही। तो इस गहन चर्चा को विराम देते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए चश्मे से देखें। हमारी आज की अर्थव्यवस्था, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है, उसका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि वो हमारे ध्यान को कैसे बांट सके। वो चाहते ही यही हैं कि इंसान कभी किसी एक चीज पर टिके ना पाए। बिल्कुल। फोन की हर मिनट बजने वाली नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का वो अनंत स्क्रॉल, रास्तों पर लगे बड़े बड़े चमकते विज्ञापन, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जानबूझकर हमें टुकड़ों का आशिक बनाने पर तुली हुई है। क्योंकि एक बिखरा हुआ इंसान, एक भटका हुआ दिमाग इस बाजार के लिए सबसे अच्छा ग्राहक होता है। इस शोरगुल और भटकाव के बीच ना सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम और ज्यादा चीजें कैसे सीखें। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम किन चीजों को नजरअंदाज करें। ऐसे में ये हम सभी के लिए एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न है कि वो सबसे पहला कदम क्या हो सकता है जिससे हम अपने जीवन के उस एक आका, उस सबसे मुख्य लक्ष्य की पहचान कर सकें। ये बहुत जरूरी है। वो एक विद्या क्या है जिसके पीछे हमारी पूरी जिंदगी बिना किसी शंका के एक ही दिशा में चल पड़े। क्योंकि जब तक वो एक नहीं मिलेगा ना, तब तक हजार चीजें मिलकर भी वो खालीपन कभी नहीं भर पाएंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति को खुद से पूरी ईमानदारी के साथ पूछना चाहिए। तो आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही। एकत्व के इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहिए और इस बाहरी शोर के बीच अपने उस एक को तलाशते रहिए।